मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिसे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा था कि लोग हमारे रिश्ते की मिसालें देते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब हमारे इस रिश्ते में अचानक कोई तीसरा फर्द आएगा तो हमारा रिश्ता बुरी तरह से मुतासिर होगा। और वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी थी। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं से वो मुझे अच्छी लगने लगी। और फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी लग गई तो मैंने अम्मी से कहा कि इसके घर रिश्ता लेकर जाएं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसका नाम मारिया था। मैं बहुत खुश था कि वक्त पर ही मैंने सब कुछ कर लिया, यानी कि मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, मेरी नौकरी भी लग गई और अब अपनी पसंद की लड़की के घर रिश्ता भेज रहा था। पर जब मैंने अम्मी से कहा कि रिश्ता ले जाएं तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी मोमना को पसंद कर रखा है। मुझे मोमना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय थी। वो एक नॉर्मल सी लड़की थी। इसने बस मैट्रिक किया हुआ था, लेकिन कुरान हिफ्ज किया हुआ था, हाफसा थी। बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाती थी, खाना अच्छा बनाती थी, घर अच्छा संभालती थी। अम्मी को वो अच्छी लगती होगी, क्योंकि अम्मी को अपनी बहू में यही सारी खूबियाँ चाहिए थीं। लेकिन मुझे सिर्फ ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो घर संभाले। मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर काम करें, वो मुझे कारोबारी मशवरे दे सके और हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं। ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो सिर्फ घर को ही संभाल सके। इसीलिए मैंने अम्मी से बड़े ही प्यार और एहतराम से कहा कि अम्मी, मुझे सालिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसमें मुझे अपनी होने वाली बीवी दिखाई नहीं देती। आप हुस्ना के घर रिश्ता लेकर जाएं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो तो माँ थी। इसने कहा कि जो तेरी खुशी है बेटा, वही मेरी खुशी है। तू फिक्र नहीं कर, हम जल्दी वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। कहते हैं कि कुछ लोग अपनी शक्ल से ही पहचाने जाते हैं। जैसे इंसान की नीयत होती है, हरकतें होती हैं, वैसे ही इसकी शक्ल होती है। कभी कभी हम किसी को देखते ही कह देते हैं कि ये तो बहुत चालाक लग रहा है, जबकि हम इसको पहली दफा मिल रहे होते हैं। शायद हमारी शख्सियत का अक्स हमारे चेहरों पर नजर आता है। कुछ लोग शक्ल से बहुत मासूम लगते हैं और वाकई मासूम होते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शक्ल से तो मासूम लगते हैं लेकिन मासूम होते नहीं हैं। इसीलिए यूं शक्ल से किसी को जज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तजर्बा चाहिए होता है, जो मेरी माँ के पास था। जब उन्होंने मारिया को देखा तो वो पहली नजर में ही समझ गई थी कि ये आम लड़की नहीं है। ये एक जिद्दी लड़की है जो अपने माँ बाप को भी तिगनी का नाच नचा के बैठी है। जब पास आकर बैठी तो इसकी माँ से गलती हो गई। उन्होंने इसके दुपट्टे पर गलती से पाँव रख दिया तो इसका दुपट्टा सर से उतर गया और थोड़ा सा फट भी गया। इसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, देख के तो चला करें, क्या हो गया है आपको। वो अचानक से गुस्से से बोली। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो खामोश हो गई, क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मेरी माँ ने शायद इसे इसकी इसी बात की वजह से इसे जज कर लिया और वापस आकर कहा कि मैं इसके साथ तेरी शादी नहीं करवाना चाहती। जो लड़की सबके सामने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बोल सकती है, वो कल को तेरे साथ क्या करेगी और मेरे साथ क्या करेगी। लेकिन अम्मी, मुझे वो पसंद है, क्योंकि बात मेरी होने वाली बीवी की थी और इंसान की हमसफर इसकी दुखती रग होती है, और मैं तो इसको कब से अपनी हमसफर मान चुका था। मैं उसी से शादी करना चाहता था। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, अब आप भी तो रवायती माँ की तरह सोच रही हैं कि चालाक लड़की लेकर आऊंगी तो बेटे को अपने साथ लगा लेगी। अम्मी, क्या हो गया है, मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि मुझे तेरी कसम है कि मैंने एक पल को भी ऐसा नहीं सोचा, और बात सिर्फ मेरी अपनी नहीं है। माँ कभी खुद गर्ज नहीं होती, बात तेरी है। वो कल को तुझे जलील करेगी, तंग करेगी, तुझे फिर टेंशन में देखकर मुझे ही मसला होगा। मैंने कहा कि अम्मी, यूं किसी को पहले से जज नहीं करना चाहिए। हमें क्या पता कौन कैसा है, आप बस मेरा उधर ही रिश्ता करवा दें। इन लोगों को कोई मसला नहीं है, एक आपकी हाँ का सवाल है, बस आप हाँ कर दें। मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मैं तेरी शादी वहीं पर करवा दूंगी, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। तुझे इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे पता था कि अम्मी मेरी शादी मोमना से करवाना चाहती हैं, इसलिए वो मारिया से मेरा दिल खराब करवा रही थी। मैं खामोश हो गया। मैंने वही वाली पॉलिसी अपनाई कि बस एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, कि जब तक शादी नहीं हो जाती मुझे मेरी माँ के साथ इसी तरह से पेश आना था। इनकी हाँ में हाँ मिलानी थी
और वो जो कह रही थी मैं मानता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी कि लड़की मेरी पसंद की थी और बाकी सारी बातें इनकी मान लेता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी मेरे घर में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे बाबा बाहर के मुल्क में होते थे, वो मेरी शादी में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपनी दुआएं भेजी थीं और मुझे वीडियो कॉल भी की। उन्होंने कहा कि बस मेरा एक आधा साल बाकी है, इसके बाद मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ रहने वाला था, तो मेरी माँ को अकेलापन तो महसूस होना ही था। लेकिन 1 साल का वक्त था, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लेकिन हुस्ना ने पहले ही दिन घर में तमाशा डाल दिया। मुझे इस बात की बिल्कुल तवक्का नहीं थी। सुबह हुई तो इसने कहा कि ये क्या नाश्ता बना के रखा है। मैं ऐसा नाश्ता नहीं करती, अगर मैं ऐसा नाश्ता करने लगी तो मैं मोटी भैंस बन जाऊंगी। मेरे लिए कोई हल्का फुल्का नाश्ता ला दो। मैं जाकर इसके लिए ब्रेड जैम ले आया और मैंने इसे प्यार से एक बात समझाई। मैंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, 2 तरीके होते हैं, एक ये कि खाना बना है इसको खा लिया जाए, और दूसरा ये कि ये खाना पड़ा है इसको ठूंस लो। जरा प्यार से बोला करो, तुम आराम से कहोगी तब भी मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैंने इसे बहुत प्यार से समझाया था, मैंने इसे आराम से मिसाल देकर समझाया, लेकिन इसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। अब मेरा भी मूड खराब हो गया। मुझे तो मेरी माँ की बातें पहले दिन ही सच्ची लगने लगीं, लेकिन शाम हुई तो मेरी बीवी ने मुझे खुद ही मना लिया और मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम लोग अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत एंजॉय कर रहे थे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा जब एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि इस घर को छोड़ देते हैं, ये घर पुराना हो गया है। घर तो ये वाकई पुराना था, लेकिन बहुत मजबूत था। उस जमाने का घर बना हुआ था जिसमें बहुत मजबूती से घरों को बनाया जाता था। ये घर मेरे बाबा ने खरीदा था। यूं समझ लें कि इसकी तामीर बिल्कुल ही पुरानी तर्ज की थी। ऊंची ऊंची छत, लाल कलर के फर्श और रंगीले शीशों से सजी हुई खिड़कियां। इसने कहा कि मुझे इस तरह के घर में नहीं रहना। मुझे ऐसे घर में रहना है जहां हैंडल वाले दरवाजे हों, लकड़ी के दरवाजे हों, साफ सुथरी दीवारें, टाइलों वाले बाथरूम। इसने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि हमें घर बदल लेना चाहिए। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा ये घर बहुत अच्छा है, मजबूत है, इसमें तो 100 साल तक भी लोग रह लें तो ये कभी टूटेगा नहीं। तुम्हारे दादा ने बनवाया था, एक एक ईंट उन्होंने अपनी निगरानी में रखवाई थी और इसकी बुनियादें इतनी मजबूत हैं जैसे किसी पुल को बनाने से पहले बुनियाद बनाई जाती है, वैसे इस घर की बुनियाद बनाई गई थी। इसके बाद दीवारें खड़ी की गई थीं। मैंने कहा अम्मी घर पुराना भी तो हो गया है और आजकल कौन ऐसे घरों में रहता है। गुस्ल खाना अलग बना हुआ है, बाथरूम अलग बना हुआ है, इतना बड़ा किचन है, इतने बड़े किचन की तो ज़रूरत भी नहीं होती। और ये खुले खुले ग्राउंड, इनका हमने क्या करना है, यहाँ पर इंसान क्या कर लेगा। इससे अच्छा है कि कमरे बड़े बड़े हों। बस मैं घर देख लेता हूँ और इस घर को बेचने के बारे में सोचता हूँ। मैंने अपने वालिद साहब से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारी माँ की इस घर के साथ यादें जुड़ी हुई हैं, थोड़ा इस बारे में सोचो। मैंने कहा कि बाबा नया घर होगा तो नए घर में भी नई यादें जुड़ जाएंगी। मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दे दी। मेरी माँ ने मुझे रोका, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। और जो घर मैंने पसंद किया था और जो मेरी बीवी को भी पसंद आ गया था, वो घर बहुत ज़्यादा महंगा था। बात ऐसी बन गई थी कि हमें साथ ये घर भी देना पड़ता और साथ मज़ीद पैसे भी देने थे। मैंने फ़िलहाल पुराना घर देकर वो नया घर खरीद लिया और कहा कि बाकी पैसे बाद में दे देंगे। यानी कि हमने इनसे 3 महीने का वक्त मांगा। रकम बहुत बड़ी थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मुझे मेरे ऑफिस से कर्ज मिल जाएगा। मेरी बीवी बहुत खुश थी और मेरी माँ हमेशा पुराने घर की बातें करती रहती थीं। इनको इस घर की बहुत याद आती थी, क्योंकि वो उसी घर में रुखसत होकर आई थीं। मैं भी उसी घर में पैदा हुआ था। मेरी एक बहन उसी घर में फौत हो गई थी। वहाँ इनकी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सारी यादें बसी हुई थीं। और फिर जब हमें महीने बाद ये पता चला कि इस घर को तोड़कर वहाँ पे फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो मेरी अम्मी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो घर कमर्शियल जगह पर था और फैक्ट्री वाले ने ख़रीदा था। इसने कहा था कि बहुत बड़ी जगह है, मैं यहाँ पर गोली टॉफियों की फैक्ट्री बना लूँगा। हमने सोचा था कि कभी कभी घर को देखने चले जाएंगे, लेकिन अब तो उन्होंने पूरा घर ही मलिया मेट कर देना था और नए सिरे से फैक्ट्री बन जानी थी। पहले मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली, फिर मैंने अपनी बीवी के कहने पर घर बेच दिया और अब नए घर में नए तौर तरीके आ रहे थे। मेरी बीवी ने घर में सब कुछ बदल दिया था। जो आटा हम खाते थे, अब वो कह रही थी कि इसकी जगह हम बाजार का थैली वाला आटा खाएंगे।
जिस चक्की का आटा हम खाते थे वो छोड़कर बाजारी आटा खाने लगे। घर में वो हर चीज जिस तरह से बनती थी वो सब कुछ इसने बदल दिया था। मेरी माँ को ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। वो आजकल बीमार रहने लगी थीं, लेकिन मैं इनकी ज्यादा देखभाल नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे अभी बहुत बड़ी रकम अदा करनी थी। नहीं तो 3 महीने बाद ये घर हमसे वापस ले लिया जाता। मैं अपनी मुसीबतों और मसले मसाइल में फंसा हुआ था। इधर माँ बीमार थी और बीवी के चोंचले खत्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा, तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं ना, इनसे कहना कि वो पैसे दे दें। जब इतना अरसा बाहर के मुल्क गुजारा है तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, इनके पास बहुत सारा पैसा होगा। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं आज ही इनसे बात करता हूँ। मैंने बाबा से बात कर ली। बाबा ने कहा कि इतने सारे तो नहीं, लेकिन आधी अमाउंट है मेरे पास, यानी कि 40 लाख अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। लेकिन बेटा मेरे पास सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने भी अपने बहन भाइयों की शादियाँ की, तुम्हारी पढ़ाई में भी बहुत पैसे लगाए, घर को भी चलाया, मैं ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया। और ये तो यूँ समझ लो कि अगर मैं 20 साल से वहाँ रह रहा हूँ तो 20 साल से थोड़े पैसे जमा कर रहा हूँ। वक्त के साथ पैसे कहाँ बचते हैं। मैंने कहा कि बाबा आप ये पैसे भेज दें, मुझे इनकी ज़रूरत है। उन्होंने वो पैसे मुझे भेज दिए और मैंने मकान मालिक को दे दिए और इससे 2 महीने का वक्त और मांग लिया। मेरी थोड़ी सी टेंशन खत्म हो गई, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे अपने बाप से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। सारी जिंदगी इसने तेरे लिए सब कुछ किया है, अब तुझे खुद ही सब कुछ करना चाहिए था। मैंने कहा कि बेटा बाप से पैसे नहीं लेगा तो और किससे लेगा। अम्मी ने कहा कि जो तेरी मर्जी। मैंने कहा कि अम्मी मैंने आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई नाफरमानी नहीं की, ऊंची आवाज में बात नहीं की, आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ खामोश हो गई। इसने कहा कि तू ठीक कह रहा है, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर थोड़ा सोच ले। मैंने कहा कि कौन सी ख्वाहिश, तो कहने लगी कि मैं तेरी औलाद की शक्ल देखना चाहती हूँ। आजकल बीमार थी इसलिए जज्बाती हो रही थी, जबकि उन्होंने कौन सा अभी इस दुनिया से चले जाना था। मैंने कहा कि ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, आप फिक्र नहीं करें, जल्दी आपको खुशखबरी सुना देंगे। मेरी माँ खुश हो गई। जब मैंने अपनी बीवी से बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं तो अभी माँ नहीं बनना चाहती। मुझे इसका ये साफ इनकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद भी चाहता था। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा कि इसके साथ ज़्यादा झगड़ा करूँगा तो ये जिद करेगी, अल्लाह खुद ही औलाद दे देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी शादी को काफ़ी वक्त हुआ जा रहा था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, तो इसने कहा कि क्यों, मैं बांझ हूँ जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, पता करते हैं, हो सकता है कोई मसला हो। किसी मसले के होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम बांझ हो। तो वो कहने लगी कि बस फिर मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। बाबा वापस आ गए। बाबा ने आना तो बाद में था, लेकिन अम्मी की बीमारी का सुनकर जल्द वापस आ गए। अब वो अम्मी के पास तो रहते थे, लेकिन अम्मी की तबीयत फिर भी संभल नहीं रही थी। इधर मेरी औलाद नहीं हो रही थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाबा अचानक इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत से लोगों से कहानियाँ सुनी थी कि सारी ज़िंदगी बाहर गुजार कर आते हैं और वापस आते ही इनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। मेरे बाबा के साथ भी यही सब हुआ। पता नहीं चला कि क्या बना। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए इनकी मौत अचानक ही हो गई है। अम्मी बहुत ज़्यादा दुख में थी और मैं भी। बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि मकान मालिक ने बकाया पैसों की अदायगी का मुतालबा कर दिया है। वो कहता है कि बस मेरे पैसे मुझे दे दें, क्योंकि मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इसे कहा कि अभी अभी मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं। इसने कहा कि पैसों से आपके वालिद साहब के फौत होने का क्या ताल्लुक है, वो तो चले गए, आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, अभी आपने मुझे 40 लाख देने हैं। मेरे पास तो उस वक्त 2 लाख भी नहीं थे। बीवी से कहा कि अपना जेवर दे दे, बाद में नया बनवा दूंगा। इसका जेवर 20 लाख का तो बनता ही था और हमने ही बनाया था। इसमें से कुछ जेवर मेरी अम्मी का भी था और इसने कहा कि वो तो एक अंगूठी भी नहीं देगी, ये तो इसका हक है। मेरा इसके साथ झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी मुसीबत में तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। इसने कहा कि मैं जेवर देकर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि एक दफ़ा जेवर बिक जाए तो वो दोबारा नहीं बनता। मैं परेशान हो गया और जाकर अम्मी के पास बैठ गया। मेरी माँ ने कहा कि तुम परेशान बैठे हो। मैंने कहा कि अम्मी परसों इसको पैसे देने हैं। 1 महीना तो ऐसे ही गुजर गया, पता भी नहीं चला।
میری امی کے کانوں میں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور کانٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لو، شاید تیرے کام آ جائیں۔ میں نے کہا کہ امی اس سے کیا کام بنے گا؟ میری امی نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو اس عورت سے شادی نہ کر، اس نے تجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ ہم اسی گھر میں بیٹھے رہتے تو ہمارا کیا جا رہا تھا؟ میں نے کہا کہ امی آپ اپنی نفرت نہ نکالیں، بہو تو ساس کو ہمیشہ ہی بری لگتی ہے، وہ گھر کون سا اتنا اچھا تھا؟ میری امی نے کہا کہ بیٹا تو بہت اچھا ہے، تو نے کبھی ہمارے ساتھ نافرمانی نہیں کی، لیکن نافرمانی کے علاوہ تو نے جو فیصلے کیے ہیں نا، ان فیصلوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اپنے اسی گھر میں مرنا چاہتی تھی، لیکن تیری بیوی نے میری زندگی کو عذاب کر دیا اور اب میرے بعد تیری باری ہوگی اور وہ تجھے بھی چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ عورت تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ کے پاس آ کر کیا بیٹھ گیا، آپ نے تو میرا بچہ کچا دماغ بھی کھانا شروع کر دیا ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ صبح تک میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ کافی مہینوں سے بیمار تھیں اور پھر بابا کے جانے کے دکھ کو انہوں نے اپنے دل پر لے لیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے آخری وقت میں بھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میرا مالک مکان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ 1-2 مہینے کے بعد اس نے ہم سے وہ گھر بھی لے لیا اور ہم کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ میرا کاروبار بھی اچھا نہیں جا رہا تھا، ہم لوگ کرائے کے گھر میں آ گئے تھے۔ جو پیسے ہمیں واپس ملے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے، کیونکہ ہم نے گھر کے کچھ پیسے تو دیے ہی تھے۔ جھگڑا ہوا تو وہ پیسے ہمیں واپس دے دیے گئے تھے۔ اب وہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ میری بیوی کا تو ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا، وہ روز شاپنگ پر جاتی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ اڑا دیے تھے، اور پھر ایک دن مجھے اس کے پرس میں سے ایک ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ عورت مجھے برباد کر دے گی، اور وہ ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق میری بیوی نے اپنا بچہ گرا دیا تھا۔ جب میں نے اسے بات کی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ 1 نہیں 3 بچے گرا چکی ہوں تمہارے، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے بچوں کو جان سے مار ڈالا، ماں نہیں بننا چاہتی تھی تو مجھے بتا دیتی، لیکن یہ گناہ کیوں کیا تم نے؟ آج میرے 3 بچے ہوتے۔ اس نے کہا کہ 3 بچے ہوتے اور میری صحت بری طرح سے خراب ہو چکی ہوتی، اپنے آپ کو تمہارے بچوں کے لیے خراب نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم تو واقعی گھر بسانے کے قابل نہیں تھی، نہ تو تم اچھی بیوی ہو نہ ہی اچھی عورت ہو، اور اچھی ماں تو تم بن ہی نہیں سکتی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ واپس آ جائے گی، لیکن اس نے مجھ پر خلا کا کیس کر دیا۔ میری زندگی کے ایک غلط فیصلے نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ مجھے وہ وقت ابھی بھی یاد آتا ہے جب میں اپنے گھر میں سکون سے رہتا تھا۔ میری ماں میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھی، میں اپنی ہر بات اس سے کرتا تھا۔ میرے بابا بھی میرے ساتھ دیتے تھے، لیکن میرے باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی، اور میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو کیا پتا، انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، وہ نہیں، ان کا تجربہ بولتا ہے۔ بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا شخص کیسا ہے اور کتنی دیر تک آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ میری ماں نے جب میری بیوی کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن اس وقت میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے معاف کر دے، میری زندگی سے آزمائش کو ختم کر دے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں۔ دوستوں، زندگی میں کبھی ماں کی نافرمانی نہ کیجیے گا، ورنہ آخرت میں تو عذاب پتہ نہیں کیا ہو، آپ کو اسی دنیا میں ہی اس کا مکافات عمل دیکھنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو آپ کو اسی کا بدلہ اسی دنیا میں ملے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کی عزت ان کا احترام نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، تو بھی اس کا صلہ اس دنیا میں ملے گا۔